एक नई जिंदगी भाग दो। तुमने अथक प्रयासों से उसे उसके परिजनों से मिलवाया था। वह लोग तुम्हें देवता तुल्य मानते हैं। यदि तुम ऐसा न करती तो न जाने उस लड़की का जीवन आज कैसा होता। इसके बाद भी तुम कह रही हो कि तुम किसी पर बोझ हो। नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। तुम अभी भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी कि पहले। सब ठीक हो जाएगा। मेरी यह बातें नेहा के मन तक पहुंच रही थी कि नहीं, मैं नहीं जानता था, परंतु उसकी इन बातों ने मेरे मन को व्यथित कर दिया था। मेरा मन बस यही सोच रहा था कि नेहा कहीं अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा ले। कुछ ही दिन के अंतराल में मैंने सभी धारदार और नुकीली चीज़ों को घर से हटा दिया। नेहा का कमरा पहली मंजिल पर था, इसलिए मैंने सभी खिड़कियों में जाली लगवा दी, सभी पंखे उतरवा दिए। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे ये प्रमाणित हो रहा था कि मुझे नेहा पर भरोसा नहीं था। पर सच तो यह था कि इस बार मैं कमज़ोर पड़ गया था। मैं किसी भी स्थिति में नेहा को खो नहीं सकता था। मैं रोज़ उसके साथ बैठता, उससे बातें करता, उसकी तारीफ़ करता। मैं उसे वह सारी उपलब्धियाँ गिनवाता जो उसे लोगों का मसीहा दर्शाते हैं। पहले वह अपने प्रियजनों और सहेलियों से बातें किया करती थी, परंतु अब उनके दूरभाष को स्वीकारती नहीं थी। उसने अपने आप को समाज से बिल्कुल काट लिया था। बस पूरे दिन सर झुकाए न जाने किन किन विचारों से लड़ती रहती थी। इतना प्रयास करने के बाद भी मैं नेहा की हंसी वापस नहीं ला पा रहा था। तभी विचार आया कि मेरे मित्र शर्मा जी की बच्ची नेहा के साथ खूब खेलती थी और उसके साथ नेहा भी खूब मज़े करती थी। मैंने सोचा कि यदि वह वहाँ आ जाए तो नेहा को कुछ हल्के पल मिल जाए। यही आस लिए मैं शर्मा जी के घर पहुँचा। घर की घंटी बजाई तो भाभी जी ने द्वार खोला। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बड़े ही अनमने ढंग से मुझे अंदर बिठाया गया और कुशल क्षेम के बदले बस यही पूछा कि आपको यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं। मैं सब कुछ समझ रहा था, इसलिए अपने शिष्टाचार की उम्मीद नहीं करता था। उस समय मेरे से ज़्यादा नेहा महत्वपूर्ण थी। मैं सबका हालचाल ले ही रहा था कि उनकी बच्ची अंकल अंकल करती मेरे पास आने लगी, पर उसकी माँ ने उसे डांट कर पुनः अंदर भेज दिया। मैंने सीधे ही अपने आने का प्रयोजन बताया। भाभी जी, भाई साहब, मैं नेहा को ठीक करने की तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ और उसमें काफ़ी सुधार भी है, परंतु अभी भी वह अंदर से घुटन महसूस करती है। मैंने देखा कि जब आपकी बेटी हमारे यहाँ आती है तो नेहा उसके साथ खूब खेलती है और हंसी मजाक करती है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कुछ देर के लिए यदि आप उसे मेरे यहाँ ले आए तो नेहा को अच्छा लगेगा। शर्मा दंपति एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे और फिर भाभी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को वहाँ कभी नहीं भेजूंगी। नेहा तो अपने चाल चलन की सजा भुगत ही रही है। मेरी बेटी उससे मिलेगी तो न जाने क्या क्या सीख जाएगी। मैंने सुना है कि नेहा ने रात से दफ्तर से निकलते समय अपने पुरुष मित्रों के साथ खूब हंस हंस कर बातें करती थी। यही सब मेरी बेटी को भी सिखाना चाहते हैं। आपसे अपनी पत्नी तो संभल नहीं रही है और उम्मीद करते हैं कि मेरी बेटी उसे संभालें। माफ़ कीजिए, यह नहीं हो सकता। मेरी बेबसी में बस यही सुनना बचा था। भाभी जी के माध्यम से हमारा समाज बोल रहा था कि जिसके अंदर से मानवता समाप्त हो चुकी है, किसी को भी सूझ नहीं थी कि वास्तविकता क्या थी, पर सभी ने अपने अनुसार अपनी कहानी बना ली थी। उन्होंने दोषी चुन लिया था, मुकदमा भी चला दिया और उस इंसान को सजा भी सुना दी जो खुद शिकार हुआ था। मेरी नेहा हारी नहीं थी, परंतु इस समाज ने उससे हरा दिया था। मैंने नेहा की पैरवी करते हुए कहा, भाभी जी, आपने बिना कुछ जाने नेहा पर उंगली उठा दी। इस पूरे वाकया में उसकी लेस मात्र की भी गलती नहीं थी। उसकी मनोदशा का आपको अंदाजा भी है। मैं उसे पहले जैसा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसे थोड़ी खुशी मिल जाए इसलिए आपसे सहायता मांगी थी, किंतु आपने तो उसके चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। इतनी बेइज्जती के बाद भी मैं एक आखिरी कोशिश की और शर्मा जी की तरफ देखा।
परंतु उन्होंने भी अपनी आंखों से वास्तविकता की जगह अपने मोबाइल को ही देखना बेहतर समझा। घर लौटते समय एक लाल बत्ती पर मैं रुका तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति फूल बेच रहा था। उन्हें देखकर मुझे वह गुलदस्ता याद आया जो नेहा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। मैंने भी उसके लिए एक लाल गुलाब का फूल और एक बहुरंगी फूलों का गुलदस्ता खरीद लिया। घर पहुंचकर मैंने एक मुस्कान के साथ वह फूल नेहा की तरफ बढ़ाया, परंतु वह उसे स्वीकारने की हिम्मत न जुटा पाई। मैंने उस फूल को उसकी गोद में रख दिया और वह गुलदस्ता उसके बगल में सजा दिया। कुछ अंतराल के पश्चात जब मैं पुनः उस कमरे में आया, तब वहाँ के बदले माहौल को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं दरवाजे पर ही खड़ा होकर उस पल को अपने अंदर समेटने लगा। नेहा उस गुलाब के फूल को हाथों में पकड़े निहार रही थी। उसके मुख पर एक हल्केपन का भाव था। गुलदस्ते को भी नेहा ने अपनी गोद में रखा था, मानो उन बहुरंगी फूलों से अपना श्रृंगार कर रही हो। उन बेजुबान फूलों ने अपने रंगों से एक अजनबी लड़की को, जो तकरीबन पाषाण बन चुकी थी, पुनः जीवित कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इंसानों ने अपना असली अंग दिखाकर एक हंसती खेलती लड़की की आत्मा को ही मार दिया था। मैं भीतर गया और नेहा को बिस्तर से उठाकर आईने के सामने खड़ा किया। वह बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने एक हार उसके गले में पहनाया और शीशे पर चिपकी एक बिंदी उसके माथे पर लगा दी। धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाकर उसने अपनी आंखों से अपने आप को देखा। तब उसकी भीगी पलकों ने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो वह मुझसे कहना चाहती थी। उसके गीले चेहरे के बीच अतः मुझे वह दिखाई दिया जिसकी प्रतीक्षा में कितने समय से कर रहा था। मैंने नेहा की वही मुस्कान उसके चेहरे पर देखी। उसने मुझे गले से लगा लिया। अब आंखें नम होने की बारी मेरी थी। मैंने प्रोत्साहित होकर कई नए एवं सुगंधित फूल उसके कमरे में रख दिए। सुंदर तस्वीरें बड़ी करवा कर दीवारों पर लगा दी। उन तस्वीरों में उगता सूरज, उड़ते पंछी, सुंदर घर, नैसर्गिक सौंदर्य आदि थे। उसमें नेहा की कई तस्वीरें भी थी जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। एक तस्वीर मेरे साथ हमारी शादी के दिन की थी जिसे वह बड़े ही चाव से निहारा करती थी। इन यादों के सिवा मैं उससे और दे ही क्या सकता था। उसको सुरक्षा तो नहीं दे पाया था, इसलिए उसका गुनहगार तो मैं भी था। मेरे प्रयासों से उसके विचार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने लगे थे, परंतु मुझे इस बात का संशय अभी भी था कि क्या मैं कभी भी उसे बिल्कुल पहले जैसा बना पाऊंगा या नहीं। इन प्रयासों में मैं कब समय बीता पता ही न चला। मैं कभी उसको घर से बाहर ले जाता, कभी उसके सगे संबंधियों से मिलवाता। मैं उसके भावों का लगातार निरीक्षण करता ताकि उस पर ज़्यादा जोर ना पड़े और धीमे धीमे उसमें बदलाव भी आने लगे। अब वह मुझसे सीमित ही रही, बोलने लगी थी। उसके इर्द गिर्द सकारात्मक व खुशनुमा माहौल मिलने से उसके मानसिक भ्रम में कमी आई थी। यह भी भाग्य की विडंबना थी कि वह दिन पुनः आ गया था जिस दिन गत वर्ष मैं उससे शादी के बाद पहली बार अपने घर लेकर आया था। उसने एक खुशहाल जीवन की कल्पना की होगी, परंतु वास्तविक रूप से उसे क्या मिला, इसे लेकर वह मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होगी। उस हादसे के बाद हमारे निकटतम संबंधियों के अतिरिक्त किसी ने हमसे मानवता का भी रिश्ता नहीं रखा। एक लड़ाई जहाँ नेहा लड़ रही थी, वहीं एक लड़ाई मुझे भी लड़नी पड़ी। अपने दफ्तर में ही मैं कितनी नज़रों का शिकार हुआ। लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं किसी परग्रह से आया हूँ। इंसानों के बीच इंसानों की क्या जगह है, यह भी मैंने इसी समय में महसूस किया। हमसे अच्छे तो वह बेजुबान पशु है जो अपने मृत साथी को भी शुद्ध मन से विदा करते हैं। इन सब के मद्देनज़र मेरा एक नियम बिल्कुल स्पष्ट था कि नेहा के साथ कोई हो न हो, मैं तो ज़रूर रहूँगा। हम दोनों को एक छत के नीचे रहते 1 साल हो गया था। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर नेहा को क्या उपहार भेंट करूं, इसका निर्णय भी कठिन था। यही सोचते सोचते नेहा के बिस्तर के समीप एक कुर्सी पर मेरी आंख लग गई। अगले दिन मेरी नींद इन शब्दों से खुली, हैप्पी एनिवर्सरी साहिल। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी सी मुस्कान लिए
सामने खड़ी थी नेहा, नीला सूट, सफ़ेद चुनरी, गले में हार और माथे पर बिंदी लगाए। नेहा को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। नेहा ने यह लड़ाई आखिरकार जीत ही ली और जीते हुए योद्धा की भांति वह मेरे सामने शान से खड़ी थी। खुशी की सभी सीमाओं को पार करके मेरे अश्रुओं ने उसका अभिवादन स्वीकार किया और उसे गले से लगा लिया। खुशी में गदगद मेरे कंठ को शब्द नहीं मिल रहे थे। इतने अनमोल तोहफे की मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं बस इतना कह पाया, तुम्हें भी आज का दिन और एक नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आशा करती हूँ हमारी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी मेहनत में कुछ कमी रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।